Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 2, Factors Leading to the Growth of Nationalism and Foundation of Indian National Congress. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से. देखो, हमने अब तक पार्ट 1 में जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स को डिस्कस किया उनका तो कंट्रीब्यूशन था ही. वो जितने भी रिलीजियस मूवमेंट को रन कर रहे थे उसने भी सोसाइटी को चेंज किया था बेटा. पर पार्ट 1 में जितने भी रिफॉर्मर्स को हमने पढ़ा उसके अलावा भी बहुत सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही थी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में. अब हम उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को. मूवमेंट्स का मतलब होता है आंदोलन, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, रिलीजियस का मतलब होता है धर्म और सोशियो मतलब होता है सामाजिक. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को. ठीक है, तो अब हम वो सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिन्होंने लोगों को उनकी गहरी नींद से उठा दिया. ठीक है, यहाँ पर गहरी नींद सोने वाली नींद नहीं है बेटा. वो जो कंजर्वेटिज्म था, जो हमारा अनसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव था चीज़ों को देखने का, उससे हमें उठाया और कहा कि भैया हर चीज़ को लॉजिकली देखो, समझो जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं. ये जो रूढ़िवादी परंपराएं आप चलाए जा रहे हो, क्या उनका कोई बेस है या नहीं है. क्वेश्चन करो, सोचो, समझो. तो सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्य समाज को. तो जो आर्य समाज थी उससे फाउंड करने वाले थे स्वामी दयानंद, एस्टेब्लिश करने वाले थे स्वामी दयानंद. कब किया था बेटा? 1875. तो आर्य समाज किसने बनाई? स्वामी दयानंद ने बनाई. ठीक है, ये किसको अपोज करते थे? कास्ट सिस्टम को. ठीक है, ये जो जातिवाद समाज में था उसको ये अपोज करते थे और हमेशा प्रोत्साहन देते थे, एनकरेज करते थे फीमेल एजुकेशन को कि भाई औरतों को पढ़ाओ. ठीक है, औरतें जहाँ पढ़ गई समाज ज़्यादा वैसे ही सुधर जाएगा. तो ये हमेशा कास्ट सिस्टम के अपोज में रहते थे, चाहते थे कि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और विडोज की रीमैरिज हो. बेटा पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया, बहुत छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे. किसी रीजन से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है तो पूरी लाइफ एज अ विडो कैसे बिताएगी, ये बड़ा कंसर्न था आर्य समाज का या स्वामी दयानंद का. तो वो चाहते थे कि जो विडोज हैं उनकी क्या कर दी जाए? रीमैरिज. रीमैरिज का मतलब होता है फिर से शादी कर देना. विडो मतलब विधवा. और बेटा जो शुरुआती इंडियन नेशनलिज्म था उसमें आर्य समाज का एक इम्पॉर्टेंट रोल था. आर्य समाज ने एक प्रोग्रेसिव रोल प्ले किया इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. जब शुरुआती दौर में राष्ट्रवाद था तो उसमें आर्य समाज का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था. अब हम डिस्कस करेंगे रामकृष्ण मिशन को. तो रामकृष्ण मिशन को बनाने वाले कौन थे बेटा? स्वामी विवेकानंद. कब बनाया? 1896. आर्य समाज कब बना? 1875. रामकृष्ण मिशन कब बना? 1896. आर्य समाज बनाने वाले दयानंद सरस्वती थे, वहीं रामकृष्ण मिशन बनाने वाले स्वामी विवेकानंद थे. ठीक हुई बात? दोनों चीजें क्लियर हैं. 1896 में कौन सा मिशन आया? रामकृष्ण मिशन आया. लेके कौन आए? स्वामी विवेकानंद. ये बिलीव करता था कि भगवान की पूजा पाठ करना, उन पे इतना सारा कुछ खर्च करना, है ना, ये एक तरफ है और इंसानों की सर्विस एक तरफ है. मतलब अगर आप ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन को प्रॉपरली सर्व कर रहे हो, इसका मतलब आप भगवान को ही सर्व कर रहे हो. ऐसे माना जाता है ना, कण कण में भगवान है, मतलब हर इंसान में भगवान है. तो वो इंसान जो बहुत ज्यादा परेशान है, आप उसको अगर हेल्प कर दोगे तो आप किसकी ही हेल्प कर रहे हो? भगवान की ही हेल्प कर रहे हो. फिर से एक बार ध्यान से सुनो. इट बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल. वो इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत में विश्वास रखते थे दैट सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू मैन. इनका मानना था कि भगवान को सर्विस देना इज इक्वल्स टू इंसान को सर्विस देना. अगर कहीं आपने ह्यूमन बीइंग को प्रॉपरली सर्व कर लिया, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर दिया, अगर आप लायक हैं तो समझो आपने भगवान को भी सर्व कर दिया. इसलिए इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, अस्पताल खुलवाए, है ना.
ऑर्फनेज अनाथ आश्रम खुलवाए, जिससे कि जो डिस्ट्रेस में हैं उनकी सफरिंग्स को दूर किया जा सके। ठीक है, जो लोग बहुत परेशान हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, रहने को घर नहीं है, बीमार है तो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हॉस्पिटल खुलवाए, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए अनाथ आश्रम खुलवाए, है ना, जहाँ पर आके वो लोग रह सकते थे, टू एलिवेट द सफरिंग्स ऑफ दोज इन डिस्ट्रेस। वो जो परेशान है उसकी सफरिंग्स को एलिवेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे रिवाइवलिज्म एमंग मुस्लिम्स। अब देखो, जब हिंदू इतना सब कुछ कर रहे थे, इतने सारे मिशंस, इतनी सारी मूवमेंट्स आ रही थी, तो मुस्लिम्स को भी कहीं ना कहीं लगा कि भाई हमारी सोसाइटी को भी चेंज होने की ज़रूरत है। ये जो वर्ड रिवाइवलिज्म है बेटा, इसका मीनिंग होता है नव जागरण, फिर से सोचना, चीज़ों को वापस से ठीक करना। ठीक है, तो अगर हम मुस्लिम्स रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो बेटा सर सैयद अहमद खान का इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, ये फाउंडर थे अलीगढ़ मूवमेंट इन इंडिया के। अलीगढ़ मूवमेंट इन इंडिया को स्टार्ट करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान। जो ऑब्जेक्टिव था अलीगढ़ मूवमेंट का वो था कि भाई जो वेस्टर्न एजुकेशन और जो वेस्टर्न कल्चर है उसे मुस्लिम अडॉप्ट करें। ठीक है, बहुत ज़रूरत है मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन की और वेस्टर्न कल्चर की। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में ही साइंस पढ़ाया जा रहा था, और जहाँ साइंस से वहाँ चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, है ना। ये जो वर्ड है इंस्टिल, इसका मतलब होता है बेटा किसी के मन में कोई बात बैठाना, है ना, या किसी चीज़ की शिक्षा देना। तो जो ऑब्जेक्टिव था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो यही था कि मुस्लिम को किसी तरीके से ये सिखा पाएँ, ये बता पाएँ कि भाई उनके लिए वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। द मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वॉज स्टार्टेड एट अलीगढ़। अलीगढ़ में कौन सा कॉलेज स्टार्ट हुआ बेटा? मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कब? 1875। बाद में यही कॉलेज क्या बन गया बेटा? यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद अहमद खान ने बहुत कुछ किया कि भाई जो मुस्लिम्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उनमें सोशल अवेकनिंग आ जाए। ठीक है, वो समाज को एक नए तरीके से देखने लगे, अपने रीति रिवाजों को, कस्टम ट्रेडिशंस को चेंज कर दें जो बिल्कुल इलॉजिकल है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड सोशल अवेकनिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? तो अवेकन करना तो जगाना होता है, मतलब समाज को जगाने की कोशिश की या सामाजिक रूप से लोगों को जगाने की कोशिश की। जो न्यूली एजुकेटेड मुस्लिम्स थे उन्होंने पॉलीगैमी को कंडेम किया बेटा। अब सर सैयद अहमद खान जो चीज़ सोसाइटी में देखना चाहते थे वो होने लग गई, क्योंकि जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे उन्होंने पॉलीगैमी को बहुत ज़्यादा कंडेम किया। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? बहुविवाह। मतलब मेल एक होगा, है ना, हस्बैंड एक होगा और वो बहुत सारी शादियां करके बहुत सारी औरतों के जीवन को बर्बाद करेगा, है ना। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? बहुविवाह, पति एक, पत्नियां अनेक। तो जो एजुकेटेड मुस्लिम थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं भैया, वन हस्बैंड वन वाइफ का कंसेप्ट ही सही है, एक आदमी दो चार औरतों को रखे ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर पर्दा सिस्टम की भी बुराई की किसने? इसको भी ठीक नहीं समझा किसने? एजुकेटेड मुस्लिम्स ने। दूसरे एवल्स को दूर करने की बात की जिसने सोसाइटी को करप्ट कर रखा था। तो ऑल इन ऑल अब एजुकेटेड मुस्लिम भी प्रॉपर वे में सोचने लग गया था, उस तरीके से सोचने लग गया था जिस तरीके से सर सैयद अहमद खान चाहते थे। अब बेटा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे हैं ये कैसे स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, आपस में भाईचारे को प्रमोट करेंगे, कैसे नेशनलिस्ट आइडिया का आगमन होगा एमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि अभी तो खाए में लगे हुए हैं, हम अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने रिलीजन को सुधारने में लगे हुए हैं। तो क्या एक व्यक्ति का अपने रिलीजन को सुधारना दूसरे रिलीजन के साथ ब्रदरहुड को बढ़ा सकेगा कि नहीं बढ़ा सकेगा, ये भी सोचना था। जैसे मुस्लिम्स अपने आप में रिफॉर्म कर रहे हैं, हिंदू अपने आप में रिफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या इन रिफॉर्म से समाज में भाईचारा आएगा? ये बड़ा क्वेश्चन था। फिर अभी तो हम हमारे समाज, हमारे धर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं क्या ये नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करेगा लोगों के बीच में? कैसे करेगा? अब हम वो देखते हैं। देखो, जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी फाइनली उनका जो एंड हुआ वो कैसे हुआ? एज अ नेशनलिस्टिक पैशन। हम शुरू हुए थे कि भैया समाज को सुधारेंगे,
अपनी जात पात खत्म कर देंगे। पर एंड में जाते जाते हमें ये नॉलेज आ गया, हमें ये ज्ञान आ गया कि असली लड़ाई तो हमारी फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो हम अपने आप को तो सुधारें सुधारें, साथ में एक हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, राष्ट्रवाद की बात करें और अपनी कंट्री को फ्री करा लें। तो जो रिफॉर्म मूवमेंट थी, एक लॉन्ग वे के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, नेशनलिस्टिक पैशन में अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन। अब बेटा, और बेटा ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने डिनाउंस किया। डिनाउंस करना मतलब पब्लिकली आपके अगर किसी चीज़ को बुरा बोल रहे हैं, उसको गलत बोल रहे हैं, तो उसे क्या कहता है, डिनाउंस करना। तो इन्होंने अनटचेबिलिटी को डिनाउंस किया। फिर जो रिजिडिटी थी कास्ट सिस्टम की, उसको सही नहीं बोला कि भैया कास्ट सिस्टम में इतनी रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। जब ऐसी बातें रिफॉर्मर्स करने लगे, तो इन सारी बातों को सुनकर जो लोअर क्लास के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि यार कोई तो है जो हमारी बातें कर रहा है। ठीक है, तो जो आइडियाज़ थे ब्रदरहुड के, इक्वालिटी के, उसने बहुत सारे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के अटेंशन को अट्रैक्ट किया। लोग खुश होकर इस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का पार्ट बनने लगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा था कि भाई ये तो हमारे लिए ही बात कर रहे हैं। तो अनटचेबिलिटी खत्म होगी, कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी खत्म होगी, तो obvious सी बात है ब्रदरहुड इक्वालिटी सोसाइटी में आएगी ही आएगी। दे फील दैट दे वर एंटरिंग द नेशनल मेन स्ट्रीम। और जो लोअर कास्ट के लोग थे, जिन्हें हम हमारी मेन स्ट्रीम से दूर रखते थे, अब वो समझने लग गए हैं कि हम भी नेशनल मेन स्ट्रीम का पार्ट बन चुके हैं। सेकंड, जरा ध्यान से सुनना बेटा, वो टाइम जब हमारा पूरा नेशन, हमारी पूरी कंट्री किस चीज में फंस चुकी थी, निराशा में, है ना, आलस्य में, आइडलनेस थी। ठीक है, साथ ही साथ क्या थी, निराशा थी। उस पर्टिकुलर टाइम में दो व्यक्ति, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, खड़े हुए, जिन्होंने कहा कि भाई आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद क्या कह रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे लोगों को, कि भैया आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपनी शक्ति का प्रॉपर यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपके मन में निराशा आ गई है, आपके मन में ये जो आलस्य है, इसको छोड़ो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, आत्मनिर्भर बनो। और बेटा ये जितने भी रिफॉर्मर्स थे, अभी हमने बहुत सारे रिफॉर्मर्स को पढ़ा, भले वो राजा राम मोहन रॉय हो, दयानंद सरस्वती हो, सबका ही मानना ये था, इवन सर सैयद अहमद खान का भी मानना ये था कि भाई पहले महिलाओं का उत्थान हो, पहले विमेन का अपलिफ्टमेंट हो, उसके बाद देश का भला हो सकता है। ठीक है, द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन मस्ट कम फर्स्ट, देन ओनली कैन एनी गुड कम अबाउट फॉर द कंट्री। है ना, पहले देश का भला नहीं, पहले औरतों का भला करो, महिलाओं का उत्थान पहले होना चाहिए, उसके बाद ही देश का भला हो सकता है। दे taught us, इन्होंने हमें सिखाया कि जो वेस्टर्न नेशन है, उन्होंने विमेन को रिस्पेक्ट देके, विमेन को एम्पावर करके बहुत कुछ हासिल कर लिया है, वो इतने महान बन चुके हैं। अब हमारा टाइम है कि हम भी हमारी औरतों पर, हमारी विमेन पे प्रॉपर ध्यान दें। और ये सही बात भी है बेटा, अगर आज वेस्टर्न नेशन उस ग्रेटनेस को, उस डेवलपमेंट को अचीव कर पाए हैं, तो उसमें विमेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि विमेन को प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया, उन्हें एम्पावर किया, तो आज उनकी आधी वर्कफोर्स काम नहीं कर रही है, उनकी 90% वर्कफोर्स काम कर रही है। हमारी कंट्री में अगर हम मान लें कि 50 मेल है, 50 फीमेल है, तो इस 50 फीमेल को तो हमने काम करने से रोक रखा है। पूरी कंट्री के लिए सब कितने लोग काम करें, 50% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे आपको लगता है कि हमारी कंट्री लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगी या डेवलप कर पाएगी? नहीं, तभी हम चेंज हुए। और आज आज आप लोग देख लो, मेट्रो सिटीज में मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, और आज हम डेवलपमेंट की तरफ हैं। अच्छा, फीमेल एजुकेशन, कास्ट रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म के अलावा
हमारे जितने भी रिफॉर्मर्स थे बेटा, वो इस बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे कि नेशनलिज्म कंट्री में होना चाहिए। देखिए, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा हमारे रिफॉर्मर्स का मानना था, और वो उस चीज़ से इंस्पायर भी थे कि राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी बेटा, हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद होना चाहिए। हमारे रिफॉर्मर्स को ये बहुत अच्छे से पता था कि हमारे इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं, जो इंडियन रिसोर्सेज हैं, उन्हें बैडली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कौन? ब्रिटिशर्स, जिन पे उनका कोई हक भी नहीं है, फिर भी वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। अब बेटा, जितने भी कॉलोनिस्ट थे ना, उपनिवेशवादी, हमारे केस में ये अंग्रेज थे, इन्होंने यहाँ पर इंडिया में हमारी लेबर को एक्सप्लॉइट किया, हमारे लोगों की लाइफ को लाइफ नहीं समझा, हमारे लोगों के ब्लड को ब्लड नहीं समझा, मरता है तो मर जाए, बस हमें तो यहाँ से इकोनॉमिक एडवांटेज चाहिए। और क्यों चाहिए? सो दैट दे कैन मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल इन इंग्लैंड। यहाँ से बहुत सारी वेल्थ को ड्रेन कहाँ पर किया इन्होंने? इंग्लैंड में। यहाँ पर जितना भी वो कमाते उसका एक मोटा हिस्सा वो कहाँ भेज देते थे? इंग्लैंड भेज देते थे, है ना? भले वो गवर्नर जनरल हो, वाइस रॉय हो, सोल्जर्स हो, ये लोग सब अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट कहाँ भेज देते थे? इंग्लैंड भेज देते थे। हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कहाँ भेज रहे थे? इंग्लैंड भेज रहे थे। तो इंग्लैंड धीरे धीरे रिच होता जा रहा था, वहां पे रह रहे लोगों की लग्जरी बढ़ती जा रही थी, और हम लोग यहाँ पर परेशान थे। तो जो कॉलोनिस्ट थे, उन्होंने हमारी लाइफ को, ब्लड को ड्रेन किया। जिन जिनकी लाइफ, जिनके ब्लड, जिनकी लेबर के ऊपर इनकी लग्जरी डिपेंड करती थी, जो वाइट लोग थे, जो गोरे थे, वो लोग लग्जरी इंजॉय कर पा रहे थे किसकी दम पे? हमारी लेबर की दम पे ना। चलो, अब हम देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन का, पाश्चात्य शिक्षा का या पश्चिमी शिक्षा का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात तो बेटा, ये अंग्रेजों की जरूरत थी कि वो इंग्लिश हमें सिखाते। क्यों? क्योंकि उनके बस की तो बात नहीं थी कि वो तेलुगु, तमिल, उड़िया, गुजराती, मराठी इतनी सारी भाषाएं सीख लेते। तो उनको ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा कि वो हमें इंग्लिश सिखा दें। ठीक है, जहाँ हमने इंग्लिश सीख ली तो कम्युनिकेशन बैरियर खत्म। तो फॉरेन रूलर्स ने इम्पोज किया अपनी खुद की लैंग्वेज इंग्लिश को इंडियंस के ऊपर, खुद की फैसिलिटी के लिए। ठीक है, हमारे एडवांटेज के लिए नहीं, खुद के लिए। पर एक बार इंग्लिश सीख जाओ ना, तो इसके एडवांटेज बहुत है बेटा। आज तक मैं देखती हूँ कि जिसको अच्छी इंग्लिश आती है वो मार्केट में चले ही जाता है। तो एडवांटेज बहुत थे इंग्लिश सीखने के। जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, उसने हमारे दिमाग में इस बात को भी रखा कि लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। जब अंग्रेजी शिक्षा हमारे इंडिया में आई ना, तब तक अंग्रेजों को नहीं पता था कि ये उल्टी हमको ही काटने लगेगी, या हम ही अपना पैर कुल्हाड़ी के ऊपर रख रहे हैं। उन्होंने तो अपनी बुक्स को, उनकी टेक्स्ट को चलाना चालू कर दिया, ये कहकर कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अब जब हमने पढ़ा उनकी बुक में, ओ वाह, आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, तो हम बोले भाई फिर हमारी लिबर्टी कहाँ है? हमें इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते हो आप? हम उनके ऊपर उल्टा पढ़ने लग गए थे। इट ऑल्सो गेव देम कॉमन लैंग्वेज। बेटा, पहले पूरे इंडिया में कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। यहाँ का व्यक्ति यहाँ पे बात नहीं कर सकता, यहाँ का व्यक्ति यहाँ बात नहीं कर सकता, यहाँ का व्यक्ति इवन यहाँ भी बात नहीं कर सकता था। तेलुगु, तमिल, केरला, मलयालम, सॉरी केरला कोई भाषा नहीं है, मलयालम, उड़िया, डोंगरी, इतनी सारी भाषाएं हुआ करती थी। तो आपस में बात करना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। पर अब तो इंग्लिश आ गई है, गुजरात वाले को भी इंग्लिश आ रही है, मध्य प्रदेश वाले को भी इंग्लिश आ रही है, तो कश्मीर में भी लोगों को इंग्लिश आ रही है। तो अब हमारे पास एक कॉमन बॉन्ड, एक कॉमन लैंग्वेज आ गई थी, जिसने हमें ये बता दिया कि भाई हम भारत में रहने वाले, अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले लोग एक ही तरीके से सोचते हैं। हमारा कॉमन एनिमी अंग्रेज है, ब्रिटिश। ठीक है, तो इसने हमें एक दूसरे की फीलिंग को समझने में मदद की, एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद की। ठीक है, चलो, तो जो कॉमन लैंग्वेज मिली उसने ये पॉसिबल कर दिया फॉर देम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हम भारत के लोग एक दूसरे को समझने लगे, एंड प्लान अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और फिर हमने एक कॉमन प्रोग्राम और एक्शन को रन किया। समझ में आई बात? इंग्लिश अंग्रेजों ने हमें खुद के, उनके बेनिफिट के लिए सिखाई थी, पर ये हमारा बेनिफिट बन गई। जब हमने इंग्लिश टेक्स्ट में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी को पढ़ा, तो हमें लगा हमें भी चाहिए भैया ये सारी चीज़ें। फिर हमारे इंडिया में जो नेशनलिज्म था, जो हमारे इंडिया के नेशनलिस्ट थे, वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे, बहुत प्रभावित थे। फिर हम लोगों ने इटली यूनिफिकेशन के वॉर्स को भी पढ़ा, तो हम उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। देखो, इटली की कंडीशन भी लगभग इंडिया जैसी थी।
वहाँ पर भी जैसे हमारे इंडिया में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पर भी इटली से ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती थी, कॉमन डायलेक्ट्स नहीं थे, हर व्यक्ति अपने तरीके से बोलता था। इटली एक कॉमन प्रेवलेंट लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है? अगर जो एजुकेटेड लोग होते थे वो या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच लैंग्वेज में बोलने लग जाते थे। पर इटली यूनिफिकेशन भी हुआ ना, तो जब हम लोगों ने, हमारे नेशनलिस्ट ने इटालियन यूनिफिकेशन को पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा, तब हमें समझ में आया कि भैया हम इंडिया के लोग भी एक हो सकते हैं। और बेटा जो स्लोगन्स फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने दिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, जिन्हें हम बैटल क्राई भी कह सकते हैं। बैटल क्राई का मतलब क्या होगा बेटा? स्लोगन्स, ठीक है? तो वो स्लोगन्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने दिए, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसने इंडियंस को भी जोश से भर दिया। बहुत सारे जो यंग मैन थे वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाके वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, ठीक है? और फॉर अदर पर्पसेस। तो बहुत सारे यंग मैन तो पढ़ाई के लिए गए, एजुकेशन रिसीव करने इंग्लैंड गए, कुछ लोग दूसरे पर्पसेस से भी गए, वो इंग्लैंड में रहे, ठीक है? तो उन्हें इंटीमेट नॉलेज मिला कि भैया फ्री इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, पार्लियामेंट क्या होती है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं। फिर से समझना अगर यहाँ से कन्फ्यूजन आया हो तो, बहुत सारे यंग मैन इंग्लैंड पढ़ाई करने गए, कुछ पढ़ाई करने गए, कुछ दूसरे पर्पसेस के लिए भी गए, दूसरे कामों के लिए गए। पर जब वो इंग्लैंड में रहे तो उन्होंने देखा कि यार कैसे फ्री इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, पार्लियामेंट क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ रहकर सीखने लग गए। तो अब जब ये लोग इंडिया वापस आएंगे तो क्या अपने साथ आइडिया ऑफ पार्लियामेंट, आइडिया ऑफ फ्री इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लेके नहीं आएंगे? छोड़ के थोड़ी ना आएंगे, लेके आएंगे ना बेटा इंडिया में। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रेस इन इंडियन लिटरेचर, ठीक है? प्रेस बोले तो जहाँ पर न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, और इंडियन लिटरेचर बोले तो भारतीय साहित्य, है ना, नॉवेल्स, बुक्स। तो जो प्रेस और लिटरेचर थे उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था नेशनलिस्टिक आइडियाज़ को कैरी करने में, लोगों तक पहुंचाने में भी और कैरी करने में भी, दोनों में ही प्रेस का, इंडियन लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। प्रेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डेवलपिंग नेशनलिज्म एमंग इंडियंस इन मेनी वेज। भारतीयों के अंदर में राष्ट्रवाद आ जाए, वो नेशनलिस्टिक फीलिंग को समझने लगे, पेट्रियाटिज्म को समझने लगे, इस प्रेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। चलो, तो फर्स्ट तो हम पढ़ेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट प्रेस सेंसरशिप। देखो अंग्रेज लोग भी इस बात को समझ गए थे कि अभी इंडियंस पढ़ लिख चुके हैं, इन्हें पता चल गया न्यूज़पेपर क्या है, बुक्स क्या है, तो ये बुक के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा जरूर फैलाएंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा। तो उन्होंने क्या लगा दी? सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? आज भी हमारे इंडिया में सेंसर बोर्ड है। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बहुत टाइम पहले पद्मावत मूवी आई थी, पद्मावती, जिसमें दीपिका पादुकोण थी, घूमर घूमर। तो उसके कुछ सीन्स, उसके नाम चेंज करने को किसने कहा था? सेंसर बोर्ड ने कहा था, है ना? तो सेंसर बोर्ड हमारे इंडिया में एक बॉडी है जो मूवीज के कंटेंट को प्रॉपर देखने के बाद बताती है ये जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसको कट कर देना चाहिए, कौन सा सॉन्ग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही पहले प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगी हुई थी कि भाई आप कुछ भी ऐसा नहीं लिखोगे जो अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो, ठीक है? तो स्ट्रगल अगेंस्ट प्रेस सेंसरशिप, तो हम लोगों के जो जितने भी लोग थे उस टाइम में, उन लोगों ने कहा कि भाई आप सेंसरशिप क्यों लगा रहे हो, हमें जो सही लगेगा वो हम प्रेस में लिखेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल किया। देखो, जो राजा राम मोहन रॉय थे वो फाउंडर थे नेशनलिस्ट जनरल ऑफ इंडिया के, ठीक है? उस टाइम में स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी ऑन द पब्लिकेशन ऑफ पेपर एंड जनरल। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी। आप कोई पेपर पब्लिश करना चाहो, कोई जनरल पब्लिश करना चाहो, तो आपको पहले अंग्रेजों को उसको दिखाना पड़ता था। अंग्रेज यस बोलेंगे कि इसको पब्लिश कर दो तो वो पब्लिश होगा, अदरवाइज नो। राजा राम मोहन राय एक लीगल बैटल चाहते थे अगेंस्ट प्रेस रेगुलेशन। वो चाहते थे कि प्रेस के जो रेगुलेशन है उसके खिलाफ मैं एक लीगल बैटल करना चाहता हूँ कि भाई लीगली तो ये गलत है, आप प्रेस के ऊपर कैसे सेंसरशिप लगा सकते हो, ठीक है? तो आगे हम चले उसके पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, द नेशनलिस्ट जनरल इन इंडिया के फाउंडर कौन थे? तो थे राजा राम मोहन राय। द राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ द नेशनलिस्ट जनरल इन इंडिया। फिर दादा भाई नेहरूजी एडिट करते थे राष्ट्र गुफ्तार को, किस भाषा में? गुजराती में। दादा भाई नेहरूजी किसको एडिट करते थे? राष्ट्र गुफ्तार। ये किस भाषा में था? गुजराती में था। और ये दोनों ही चाहते थे कि प्रेस पे सेंसरशिप खत्म हो। देन जनरल्स एंड पेपर्स हैविंग अ नेशनलिस्ट कैरेक्टर।
राजा राम मोहन रॉय लेके आए संवाद कॉमेडी, किस भाषा में? बंगाली में। दादा भाई का जो पेपर था रस्तगुफ्तार, वो था गुजराती में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो जनरल था सोम प्रकाश, वो था बंगाली में। ये 1858 में स्टार्ट हुआ था। इनका डिस्टिंक्ट नेशनलिस्ट कैरेक्टर था, मतलब अब यहाँ से राष्ट्रवाद की भाषा, राष्ट्रवाद की बात कहीं ना कहीं बुक्स के थ्रू जनरल पब्लिक के बीच में आ रही थी। तो सबसे पहले इसको लाने का काम किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने। किसके थ्रू? संवाद कौमुदी के थ्रू, जो किस भाषा में थी? बंगाली में थी। रस्त गुफ्तार किस भाषा में थी? गुजराती में थी। कौन लेके आए थे? दादा भाई। फिर हमारे ईश्वर चंद विद्यासागर लेके आए सोम प्रकाश, वो किस भाषा में था? बंगाली में। कब चालू हुआ? 1858 में। इन सब का एक अलग डिस्टिंक्ट नेशनल कैरेक्टर, नेशनलिस्टिक कैरेक्टर था। थर्ड वन, कीपिंग पीपल इन्फॉर्म्ड ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। बेटा इस न्यूज़पेपर का नाम तो आपने भी सुना होगा, आज तक आता है ये, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पर आज इसके ऑनर हम खुद हैं, है ना। तो जो इंग्लिश डेलीज थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 1861 में आया, पायोनियर 1865 में आया, स्टेट्समैन 1875 में आया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, पायोनियर 1865, स्टेट्समैन 1875। फिर से एक बार मेरे बोलो, साथ बोलो, टाइम्स ऑफ इंडिया कब आया? 1861। पायोनियर कब आया? 1865। स्टेट्समैन कब आया? 1875। ये सपोर्ट करता था वो सारी पॉलिसीज जो कौन लेके आते थे? गवर्नमेंट। ठीक है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजों का खुद का न्यूज़पेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वो अपनी पॉलिसीज की तो तारीफ करेंगे ही करेंगे। येट दे केप्ट पीपल इन्फॉर्म्ड ऑफ रैपिड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजों की हित की बात करता था, ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज लाएंगे तो अपने केस में कुछ थोड़ी ना लिखेंगे, पर वो लोगों को इस बात के लिए भी इन्फॉर्मेशन देता था या इन्फॉर्म रखता था कि भैया कौन से पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं, कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हो रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारा न्यूज़पेपर नहीं होते हुए भी हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो देता ही था। कौन कौन से? भले वो स्टेट्समैन हो, पायोनियर हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो। नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्टरिंग पेट्रियाटिज्म एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस। देखो, फॉस्टर करने का मतलब होता है बढ़ावा देना, पेट्रियाटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, आइडिया ऑफ लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता, जस्टिस बोले तो न्याय। अब वो टाइम आ गया है जब हम देशभक्ति को, स्वतंत्रता को, न्याय को बढ़ावा दे रहे हैं थ्रू बुक्स। तो पहले आई अमृत बाजार पत्रिका, ये एक एंग्लो बंगाली वीकली थी, एंग्लो बंगाली वीकली थी। कब आई? 1867 में। बाद में ये इंग्लिश डेली बन गई, लेटर इट वॉज कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश डेली। पहले वीकली थी, फिर डेली आने लग गई। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून तो आज भी आप लोगों ने देखा होगा। ट्रिब्यून वॉज स्टार्टेड इन लाहौर इन 1877। 1877 में क्या स्टार्ट हुआ? ट्रिब्यून। हिंदू स्टार्ट हुआ मद्रास में, मद्रास बोले तो चेन्नई, 1878। अगेन यहाँ पर वन मार्कर बन सकते हैं, इसलिए याद रखना कि अमृत बाजार पत्रिका पहले क्या थी? वीकली थी, एंग्लो बंगाली वीकली थी। कब आई थी? 1867 में। बाद में ये क्या बन गई? इंग्लिश डेली, रोज आने लग गई। जैसे न्यूज़पेपर रोज आते हैं और वीकली न्यूज़पेपर भी आते हैं जो हफ्ते में एक बार आते हैं। फिर ट्रिब्यून आया कहाँ पर? लाहौर में। कब आया? 1877 में। हिंदू कहाँ पर आया? मद्रास, चेन्नई में। कब आया? 1878 में। ग्रेट वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज पेपर्स इन फॉस्टरिंग पेट्रियटिज्म। और जितने भी ये न्यूज़पेपर थे, भले हिंदू था, ट्रिब्यून था, एंग्लो बंगाली वीकली, अमृत बाजार पत्रिका थी, इन सब का बहुत गहरा प्रभाव था। इन सब ने पूरी कोशिश की पैट्रियोटिज्म को जन जन तक पहुंचाने में, लिबर्टी की बात लोगों तक कही, जस्टिस की बात की। उन्होंने बताया कि भाई हमारी कंट्री में जस्टिस की भी ज़रूरत है, लिबर्टी होनी चाहिए, पैट्रियोटिज्म होना चाहिए। ये लोगों तक पहुंचाने में हिंदू, ट्रिब्यून और अमृत बाजार पत्रिका ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ नेचुरल राइट्स। बाद में इन्होंने ही, अच्छा, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमारी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, तो उन्हीं राइट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल राइट्स। तो अब हम देखेंगे स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ नेचुरल राइट्स। केसरी और मराठा किसके थे बेटा? बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर थे, ठीक है, जिनमें इन्होंने फ्रीडम की और नेचुरल राइट्स की बात की। ठीक है, अगर मैं नेचुरल राइट्स की बात करूं तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जिन्हें हम हमारे जीवन से अलग नहीं कर सकते, जो भगवान ने हमें खुद दिए हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रीडम। अब जैसे स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें किसने दिया बेटा? भगवान ने दिया है। तिलक सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट। ऐसे तिलक ने कहा कि स्वराज
भी मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मतलब मेरी कंट्री पे मेरा ही रूल हो, मैं अपने हिसाब से चल सकूं, ये किसका राइट है, मेरा राइट है, और ये भी बर्थ राइट है जो मुझे जन्म से मिला हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल राइट्स के मैसेज को स्प्रेड किया किसने, केसरी और मराठा ने। किसके न्यूज़पेपर थे, बाल गंगाधर तिलक के थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक कुछ नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, वो ऐसे राइट्स जिन्हें हम हमारे जीवन से अलग नहीं कर सकते, जो हमें ऐसे माना जाता है कि पैदा होते से ही मिले हैं, जैसे स्वराज, फ्रीडम। अब हम नेशनल लिटरेचर की बात करेंगे, राष्ट्रीय साहित्य की बात करेंगे। तो बेटा इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत सारे ऐसे काम हुए, ऐसा आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन हुआ जिसके रिगार्ड में सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल था कि यार अंग्रेजों के राज में क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, क्या ऐसा कुछ बना सकते हैं, पर हो गया। तो देखो, भारतेंदु हरीशचंद्र का प्ले आया उस टाइम में जिसका नाम था भारत दुर्दशा, इंडियाज मिजरी, बहुत ही शानदार प्ले। ठीक है, फिर बंकिम चंद्र का नॉवेल आया जिसका नाम था आनंद मठ, और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो आनंद मठ में ही है। फिर से ध्यान से सुनना, इस टाइम नेशनल लिटरेचर में बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा था, बहुत आउटस्टैंडिंग काम हो रहा था। पहली जो प्ले आया वो लेके आए भारतेंदु हरीशचंद्र जिसका नाम था भारत दुर्दशा, इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे इंडियाज मिस्ट्री। दूसरा था बंकिम चंद्र का नॉवल जिसका नाम था आनंद मठ, जिसे क्या भी कहते हैं, बाइबल ऑफ मॉडर्न बंगाली पेट्रियाटिज्म, बंगाली राष्ट्रवाद, मॉडर्न बंगाली राष्ट्रवाद, आधुनिक बंगाली राष्ट्रवाद की बाइबल किसे कहते हैं, आनंद मठ को। तो आनंद मठ को क्या भी कहते हैं, द बाइबल ऑफ मॉडर्न बंगाली पेट्रियाटिज्म, किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र ने लिखी थी। भारत दुर्दशा जिसे इंग्लिश में इंडियाज मिस्री कहते हैं, किसने लिखी थी, भारतेंदु हरीशचंद्र। हमारा जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है वो इसी बुक से लिया गया है, किससे, आनंद मठ से। The first great occasion when it was sung is 1896 session of Indian National Congress। आनंद मठ में ही हमारा नेशनल सॉन्ग है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो किससे लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है, जिसका नाम है वंदे मातरम। और ये पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में पहली बार गाया गया था। कब, 1896 में। कब, 1896 में। किस ओकेजन पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। ठीक है, नेशनलिस्ट ड्रू ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस सॉन्ग, और जो हमारे राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने इस सॉन्ग से बहुत सारी इंस्पिरेशन ली। वंदे मातरम किस बुक से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, इसे पहली बार कब गाया गया था, 1896 में। कब, 1896 में। किस ओकेजन पे, तो बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था वहाँ पे। अब हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, आर्थिक शोषण। चलो, तो बेटा जैसे जैसे अंग्रेज ग्रेजुअली पूरे इंडिया पे रूल करने लग गए, वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी ज़ीरो से माइनस में आने लग गई। ठीक है, क्योंकि ये लोग कर रहे थे हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का दूसरा इम्पैक्ट था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का रियून हो जाना, इंडियन इकोनॉमी का ख़त्म हो जाना। ठीक है, अब पहले हम लोग देखेंगे पीजेंट्स की सफरिंग, हमारे किसानों की मुश्किलों को अब हम पढ़ेंगे। ज़मींदारी सिस्टम लेके आए थे अंग्रेज। ठीक है, उन्होंने हमारे किसानों को पूरी तरीके से किसकी मर्जी पर लेके छोड़ दिया, लैंडलॉर्ड्स। ज़मींदारी सिस्टम लाने वाले कौन थे, अंग्रेज, जिसकी वजह से जो हमारे पीजेंट्स थे, जो हमारे किसान थे, वो किसकी दया भाव पर आकर डिपेंड कर गए, लैंडलॉर्ड्स की। हु कुड डिराइव देम ऑफ देयर लैंड्स एट एनी टाइम, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये हमारे किसानों को किसी भी क्षण, किसी भी समय अपनी ज़मीनों से बाहर निकाल के फेंक देते थे। ठीक है, सपोज करो ये मेरी ज़मीन है, मैं इस पर पता नहीं कितने सालों से मेरे दादा पापा सब काम करते आ रहे थे, पर अब जो लैंडलॉर्ड है, मैं अगर उसको टैक्स प्रॉपर टाइम पे नहीं भर पाई तो मुझे वो इस ज़मीन से एविक्ट कर देगा। तो मतलब अब किसान ये सोच ही नहीं पा रहा है कि मेरी अपनी ज़मीन है, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम he can be evicted from that land। अब लैंडलॉर्ड है, उनके हाथ में पूरी पावर है। फिर रही
फिर बेटा अंग्रेज जमींदारी सिस्टम छोड़कर रैयतवारी सिस्टम लाए। तो अब जो रैयतवारी सिस्टम था, इसमें इंडिविजुअल पीजेंट्स प्रोप्राइटरशिप थी, हर किसान को उसकी ज़मीन का प्रोप्राइटरशिप दे दी थी, मतलब नाम दे दिया था, हक दे दिया था कि भाई ये ज़मीन तुम्हारी है। पर ये भी कोई लेस हार्मफुल नहीं था जमींदारी सिस्टम से, क्योंकि देखो अब ये ज़मीन तो मेरी है, मैंने मान लिया मेरी ये ज़मीन होगी, पर मुझ पे जो अमाउंट टैक्स का लगाया जाता है, जो रेवेन्यू मेरे ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं उनको भर नहीं पाती। पर कई बार एक्सट्रीम सिचुएशन भी आती हैं, जैसे फ्लड आ गई, ड्रॉट आ गई, या ऐसी कोई सिचुएशन आई जिस टाइम में प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, या बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब जब मुझे ये ₹0 की इनकम हो रही है या इनकम नहीं हो रही है, तो क्या मैं इस सिचुएशन में टैक्स पे कर पाऊंगी? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर अंग्रेज इस बात को मानते ही नहीं थे। उन्हें हमारी फ्लड से, हमारी ड्रॉट से या हमारे प्रोडक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता था। जो फिक्स्ड पे करना है तो करना ही है। तो भैया अब ये भी कोई बड़ी काम नहीं कर दिया था अंग्रेजों ने कि मुझे मेरी ज़मीन का हक दे दिया था। मेरी ज़मीन का हक तो दे दिया था, पर वो इस सिचुएशन को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि भाई बाढ़ में प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, तो किसान पे कहाँ से करेगा रेवेन्यू पेमेंट? पॉसिबल ही नहीं। पर वो उस बात को समझते ही नहीं थे। जो इंडियन पीजेंट्स थे, वो अपनी प्रोड्यूस को सेल करते थे चीप प्राइजेस पे, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारी जो साल भर मेहनत के बाद जो प्रोड्यूस हमें मिली, हमने सस्ते दामों पे उन्हें बेच दी। ज़मींदार ऐसे ही करते थे कि भैया जो भी कुछ प्रोड्यूस करोगे हमारे पास बेचोगे, क्योंकि तुमने हमसे उधार लिया हुआ था। या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बेचना पड़ता था, पर सबको सस्ते दामों पर ही बेचना पड़ता था, भले मनी लैंडर को बेचो, ज़मींदार को बेचो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बेचो। और ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, तो जो हमारे इंडियन विलेज थे, जो पहले सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करते थे बेटा, अब वो डेट ट्रैप में फंस गए हैं, इंडेटनेस में फंस गए हैं। और हर साल ये जो इंडेटनेस है, जो उनका कर्जा है, वो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है साल दर साल। इसमें कमी होने के कोई चांसेस नहीं है। भले ज़मींदारी सिस्टम चले, भले ही रैयतवारी सिस्टम चले, किसानों की कंडीशन में कोई अच्छाई आने की कोई खबर दिखती नहीं थी। जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का बेटा, उसमें बहुत सारे फेमाइन्स आए इंडिया के बहुत डिफरेंट पार्ट्स में। यूपी में फेमाइन आया, बिहार में आया, बंगाल में आया और उड़ीसा में आया। जो वर्ड फेमाइन है बेटा, इसका मीनिंग होता है अकाल। ठीक है, अब अकाल किस सिचुएशन को बोलते हैं? जहाँ पर प्रोलॉन्ग पीरियड तक, एक लंबे टाइम तक खाने पीने की कमी हो जाए, भोजन बराबर नहीं मिले, उसे हम फेमाइन कहते हैं। तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी बोले तो पहले तो 19th सेंचुरी समझो, 1801 से 1900 तक चलने वाला पीरियड 19th सेंचुरी, मतलब 1850s 1860s में क्या आई होगी बेटा? ये फेमाइन आई होगी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। कहाँ कहाँ आई थी? अभी हमने पढ़ा, यूपी में आई, बिहार में आई, बंगाल में आई, उड़ीसा में आई। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, तो उन्होंने पूरी तरीके से डैमेज किया हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को, है ना। जो ब्रिटिश गुड्स थे वो थोपे गए इंडिया के ऊपर, और अब हम फॉरेन मास्टर्स की मर्जी पर थे, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। इन लोगों ने इंडिया में कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया? फ्री ट्रेड। ठीक है, जो भी गुड इंग्लैंड से इंडिया आता, उसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगाई जाती थी। ऊपर से ये गुड होता था बेटा मशीन मेड, साथ ही साथ होता था थोड़ा सा चीप एज़ कम्पेयर टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से लोगों ने इसको ख़रीदना चालू कर दिया। तो ये जो पॉलिसी थी फ्री ट्रेड की, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। इसकी वजह से हमारा क्राफ्ट और हमारा ट्रेड दोनों ही रियून कर गए, दोनों का डिस्ट्रक्शन हो गया। अब हम देखेंगे डिससैटिस्फाइड एजुकेटेड इंडियंस। वो इंडियंस जिन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छा एजुकेशन तो ले लिया था, पर अच्छे एजुकेशन के बाद भी वो डिससेटिस्फाइड थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों था भाई? तो ऐसा इसलिए था कि जो एजुकेटेड यंग मैन थे इंडिया के, उन्हें गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाती, पर उन्हें उतना पे नहीं मिलता जितना पे किसको मिल रहा था? ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ को मिल रहा था। भले आप सोल्जर हो। अच्छा, दूसरी बात, बहुत ज़्यादा हाई पोजीशंस पे इंडियंस को वो बिठाते नहीं थे। ठीक है, हाई पोजीशन सारे रिजर्व रखते थे किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। जितने भी लोअर पोजीशंस होती थी उस पर वो बिठा देते थे इंडियंस को। तो जो एजुकेटेड यंग मैन थे इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थे विद द गवर्नमेंट से, क्योंकि जो बेटर पेड जॉब्स थी वो उनकी रीच से बाहर थी।
सुरेंद्रनाथ बनर्जिया की अगर हम बात करें, जो आईसीएस ऑफिशियल्स थे, आईसीएस जैसे आज का आप लोगों ने, आज का आप समझ लें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। तो आज जो यूपीएससी है वैसे ही समझ लो आईसीएस था, ठीक है। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जिया थे वो आईसीएस ऑफिशियल थे, उन्हें सिर्फ इस बात को लेकर डिसमिस कर दिया गया था जिनका बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से नहीं था, ठीक है। फ्रॉम द सर्विस ऑन सुपरफिशियल ग्राउंड, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे जो हम डिसीजन लेते हैं, जिन बातों पे हम ध्यान नहीं देते, उस बात को ग्राउंड बनाकर हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। thus as प्रोफेसर मजूमदार said, और उसी टाइम में मजूमदार ने कहा, द मैन हु was thus denied an opportunity to serve British government was destined to the leader of great Indian national movement in India. ध्यान से सुनना। अब प्रोफेसर मजूमदार इस बात को भी पॉजिटिव वे में कैसे कह रहे हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, जिन्हें अंग्रेजों ने इस बात से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, एक फालतू बात को ग्राउंड बना के कि भाई आप अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व नहीं कर पाएंगे, नहीं आप लायक ही नहीं है, उनकी किस्मत में लिखा था बेटा कि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर बने, ग्रेट इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर बने, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कर दिखाया। नेशनल मूवमेंट या नेशनल लीडर्स की अगर हम बात करें और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात ना करें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि जो हमारे बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड इंडियंस थे वो भी परेशान थे, क्योंकि जो बेटर पेड जॉब्स थी, जो हाई रैंकिंग थी जॉब में, वो सारी ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। उन जॉब्स तक, उन पोजीशंस तक इंडियंस को कभी पहुंचने नहीं दिया जाता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो आईसीएस ऑफिशियल बन गए थे, उन्हें एक बेतुकी बात से नौकरी से निकाल दिया जाता है। पर इस पे मजूमदार बहुत खुश होकर कहते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वो अंग्रेजों को सर्व करने के लिए बना ही नहीं था, वो तो बॉर्न लीडर था जिसने हमारी नेशनल मूवमेंट को लीड किया, है ना। अब हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन। पावर्टी बोले तो गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो बेरोजगारी, और वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन बोले तो मजदूरों का शोषण। तो बेटा जिस तरीके से हमारी इंडिया में इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी वो इतना स्लो था कि इसको हम कछुए की चाल भी नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मंदे तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। बट बाय 1880s देयर वॉज नियरली 60 मिल्स और फैक्ट्रीज इन इंडिया। पर फिर भी 1880 आते तक लगभग 60 मील हमारे इंडिया में या फैक्ट्री इंडिया में एस्टेब्लिश हो गई थी। जो वर्कर्स थे एज यूजुअल वर एक्सप्लॉयटेड बाय मील ऑनर्स, और जो मील ऑनर्स थे वो हमारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि ये जो मील ऑनर्स कौन थे, ये अंग्रेज थे। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, ये अंग्रेज होते हैं या हिंदी होते हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसका काम ही होता है कि अपने लेबर को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। टिल डेट इट इज़ गोइंग ऑन। चलो देखो फिर से सुनना कि हमारे भारत में जो प्रोग्रेस थी इंडस्ट्रीज़ की वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। पर 80 आते आते तक भी 60 मील या फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में बन गई थी। जो वर्कर्स थे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। कौन एक्सप्लॉइट करता था? मील ऑनर, जिसकी मील होती थी वो। और ये मील ऑनर कौन होते थे? अंग्रेज। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, गवर्नमेंट इग्नोर्ड पीपल्स वेलफेयर। पीपल्स वेलफेयर बोले तो जन कल्याण। इग्नोर मतलब उसको छोड़ देना, उसकी तरफ ध्यान ही ना देना। तो सरकार ने बिल्कुल इग्नोर किया पीपल्स वेलफेयर को, जन कल्याण को। बेटा टैक्स का बहुत ज़्यादा बर्डन था लोगों के ऊपर, और कंटिन्यूसली ये जो टैक्स था ये बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मतलब पहले 10%, फिर 15%, फिर 20%, इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस बढ़ना ही बोलेंगे ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। पर इस तरीके से वो टैक्स को बढ़ाते जा रहे थे, पर लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। जैसे आज हमारी सरकार टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स बना रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को रन कर रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट दे रही है, क्या बोलना चाहिए, उज्ज्वला योजना लेके आ रही है, तो आयुष्मान कार्ड योजना लेके आ रही है। पर अब हमको जायज़ लगता था भाई हम टैक्स दे रहे हैं तो कुछ तो कंट्री में हो रहा है। पर पहले ऐसा नहीं होता था ना, कि भैया गवर्नमेंट टैक्स तो ले रही थी पर लोगों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करती थी। ह्यूज एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड ऑन आर्मी। बस एक ही काम था अंग्रेजों का, आर्मी के ऊपर इन्वेस्ट करो, आर्मी के ऊपर इन्वेस्ट करो। आर्मी का खर्चा बहुत बड़ा था क्योंकि अंग्रेजों को लड़ने का बड़ा शौक था। शार्प इंक्रीज इन मिलिट्री बजट, मिलिट्री का बजट बढ़ता जा रहा था, ठीक है।
और लोगों के जो जनरल इंडियन पीपल थे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का तो कोई ध्यान ही सरकार को नहीं था। ठीक है, जी रहे हैं जीने दो, मर रहे हैं मरने दो, वैसे भी इनकी पॉपुलेशन बहुत है, बस वो यही सोचते थे। शार्प इंक्रीज इन मिलिट्री बजट को बढ़ाते जाते थे, पर कोई अटेंशन वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते थे कि भैया यार जो इंडियंस है इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी तो हम रेस करें, ऐसा कुछ वो सोचते ही नहीं थे। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। उन पॉलिसीज को अब हम डिस्कस करेंगे जो थोड़ी सी रिप्रेसिव थी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा। अब बेटा ये जो वर्ड है ना रिप्रेसिव, बहुत ही खतरनाक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है दमनकारी। अब हम हमारे उपनिवेशकों की दमनकारी नीतियों को पढ़ेंगे, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। चलो, तो जो इंग्लिशमैन थे वो बहुत प्राउड करते थे अपनी रेस के ऊपर और इंडियंस को ये इन्फीरियर समझते थे। ठीक है, कि यार इनको कुछ नहीं आता, अनसिविलाइज लोग, हमारी रेस बहुत बढ़िया, जो कुछ दुनिया में जानते हैं वो हम लोग जानते हैं, हम सुपीरियर हैं, भारतीय इन्फीरियर हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। जो इंग्लिशमैन थे बहुत प्राउड थे अपनी रेस के ऊपर और इंडियंस को ट्रीट करते थे विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार, अवज्ञा। इस तरीके से इंडियंस को देखते थे। ठीक है, देयर वर एक्सक्लूसिव क्लब्स, बहुत सारे एक्सक्लूसिव क्लब्स होते थे, रेलवे कोचेस होते थे एक्सक्लूसिवली, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए। जिस क्लब में यूरोपियंस जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर कुछ कुछ क्लब्स में इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं थी, मतलब एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए क्लब बनाए गए थे। फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का राइट सिर्फ यूरोपियंस को था, जिसे आप लोगों ने देखा होगा ना, सुना भी होगा बहुत बार, मूवी में देखा होगा, गांधी मूवी में, कि गांधी जी को फर्स्ट क्लास से उतार दिया जाता है सिर्फ ये बोल के कि भाई आप भारतीय हो और आपको अलाउ ही नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास में सफ़र कर सको। तो इंडिया में इन्होंने अपने लिए एक्सक्लूसिव क्लब बना लिए, रेलवे कोचेस इनके लिए रिजर्व्ड होते थे, एक्सक्लूसिव होते थे, जहाँ पर एंट्री जो इंडियंस की थी वो फॉरबिडन होती थी कि भाई भारतीय इसमें एंटर नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, देयर वर एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल एरिया, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते थे उसमें एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल एरिया होता था, जिसे वो लोग सिविल लाइन्स कहते थे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस रहते थे। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की, तो आज आप ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समझते हो, कलेक्टर जिसको कॉमनली आप जानते हो, तो ये पोजीशंस भी किसकी क्रिएट की हुई हैं बेटा? ब्रिटिशर्स की। तो कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर्स अगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आके रहेगा, तो उसके आने के पहले ही उस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर लेन्स डेवलप हो जाएंगी, जहाँ पर रेसिडेंशियल ईयर होगा उस डीएम के लिए। उस लाइन में सारे सिर्फ ब्रिटिशर्स रहेंगे, किसी भी इंडियंस को वहाँ पर रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। आएगा, घर में काम करेगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, खाना बनाएगा, दैट्स इट। ठीक है, पर उस लाइन में वो अपना रेसिडेंशियल एरिया नहीं बना पाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें हम, तो वहाँ पर भी एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल एरिया होता था, जिसे हम सिविल लाइन्स कहते थे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस रहते थे। बेटा एक वाइसरॉय जिनका नाम था लॉर्ड लिटियन, इंडिया के वाइसरॉय जिनका नाम था लॉर्ड लिटियन, कब से कब तक वाइसरॉय रहे? ये 1876 से 1880 तक। तो 1876 से 1880 तक जो वाइसरॉय रहे उनका नाम था लॉर्ड लिटियन। और भैया इन्होंने जिस तरीके की रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया ना, जिस तरीके की रिप्रेसिव पॉलिसीज़ उन्होंने इंडिया के ऊपर चलाई, उसने बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया था डिसकंटेनमेंट को। डिसकंटेनमेंट का मतलब होता है असंतोष। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन भी हम बोल सकते हैं ऑल इन ऑल। तो असंतोष को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, हमारी कंट्री में जो इंडियंस थे उनके बीच में असंतोष को और ज़्यादा इंटेंसिफाई बढ़ाने वाली पॉलिसीज़, रिप्रेसिव पॉलिसी लेके आए थे लॉर्ड लिटियन, जो इंडिया के वाइसरॉय रहे 1876 से 1880 तक। पहला, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि भाई इन्होंने इन 4 साल में कैसी पॉलिसीज़ एडॉप्ट की, कैसी पॉलिसीज़ को इंडियंस के ऊपर थोपा, जिससे हमारे अंदर और असंतोष और ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो एज लिमिट थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, उसकी बात करेंगे। 1877 में जो मैक्सिमम एज लिमिट थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, उसको रिड्यूस कर दिया 21 to 19। पहले 21 साल का व्यक्ति, 21 साल तक का व्यक्ति सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकता था, पर अब इसे कम करके कितना कर दिया? 19, कि आप 19 ईयर के होंगे तब तक आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास कर लेनी है। ठीक है, पहले ये 21 हुआ करती थी। इस वजह से क्या हुआ, जो इंडियंस थे, इंडियन कैंडिडेट्स थे, उनका जो प्रॉस्पेक्ट था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, वो पूरी तरह क्या हो गया? ख़त्म हो गया बेटा।
1877 में जो मैक्सिमम एज थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने की, निकालने की, वो 21 से 19 कर दी गई। और इस तरीके से भारतीयों को लगा कि भाई अब तो हम ये नहीं क्रैक कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे इम्पीरियल दरबार की। तो लॉर्ड लिटियन ने 1877 में एक बहुत ग्रैंड दरबार, इम्पीरियल दरबार लगाया। कहाँ पर? दिल्ली में। और अच्छा, ये लगाया क्यों था? क्योंकि 1876 में जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या एज्यूम कर लिया था? द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। पहले देखो, वो ब्रिटेन की रानी तो थी, आयरलैंड की रानी भी थी, साथ में उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इस खुशी में इम्पीरियल दरबार लगाया लॉर्ड लिटियन ने। कहाँ पर? दिल्ली में। इस वजह से इंडियंस को और ज़्यादा इंसल्टेड फील होने लगा, उन्हें और ज़्यादा इंजरी फील हुई, क्योंकि ये उस टाइम लगाया जा रहा था जब हमारे साउथ इंडिया में टेरेबल फेमाइन थी, अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। तो इंडियंस को यही लग रहा था कि भाई हमारे यहाँ तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, और उस टाइम में ये इतना सारा खर्चा करके इम्पीरियल दरबार लगा रहे हैं दिल्ली में। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि रानी अब भारत की रानी भी घोषित कर दी गई है, हम मानते वानते हैं नहीं उसको रानी। तो साउथ इंडिया में उस टाइम में बहुत ज़्यादा टेरेबल फेमाइन चल रही थी, जिस टाइम में दिल्ली दरबार लगाया गया था 1877 में। इससे लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए। किस पे? अंग्रेजों पे, लॉर्ड लिटियन पे। वर्नाकुलर पेपर्स रिएक्टेड शार्पली। और जितने भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर उस टाइम में आते थे, उन लोगों ने शार्पली रिएक्ट किया इस पे कि भैया ये तो बहुत ही गलत बात है। और हर अंग्रेजी नहीं, हिंदी, अंग्रेजी क्यों ही बुराई करेगा अपने लोगों की। जितने भी वर्नाकुलर पेपर्स थे, भले वो पेपर हिंदी में आता हो, बंगाली में आता हो, उड़िया में आता हो, मराठी में आता हो, सब ने ही इसे बहुत ही संवेदनहीन कहा। ठीक है, कि भैया इनकी संवेदना तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसे कैलश इररिस्पॉन्सिबिलिटी माना। क्या माना बेटा? कैलश इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब होता है संवेदनहीन गैर जिम्मेदारी। अगर ये लोग थोड़े भी जिम्मेदार होते तो पहले साउथ इंडिया के लोगों को सर्व करते, उनकी फेमाइन में जो उनकी हालत हो रही थी उसको सुधारने की कोशिश करते, उन्हें खाना पीना देते, ना ही के ग्रैंड दरबार सजाते। तो कैलस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संवेदनहीन गैर जिम्मेदारी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा द प्रेस रेगुलेशंस को। एक चीज़ और थी जो अंग्रेज़ों को बड़ा परेशान करती थी, वो थी वर्नाकुलर प्रेस। वर्नाकुलर प्रेस लिखती थी सच्चाई। वो हमेशा किसके खिलाफ लिख देती थी? अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उसको भी तो लोगों के सामने लाना ज़रूरी था। तो वर्नाकुलर प्रेस बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई थी। किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए। तो इसका इलाज भी उन्होंने ढूंढ लिया। वो क्या ले आए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आए। अब जरा देखो, अगर हमारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने शार्पली रिएक्ट किया टुवर्ड्स इम्पीरियल दरबार, या इम्पीरियल दरबार लगाने के पीछे अंग्रेजों की जो मंशा थी उसको भारतीयों को बता दिया, और ये बता दिया ये लोग कितने क्रूअल हैं, कितने कैलिश हैं, है ना, ये लोग हमारे भारतीयों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, साउथ इंडिया में इतनी बड़ी फेमाइन आई हुई है और इन्होंने इतना बड़ा दरबार लगाया हुआ है, तो क्या ये गलत लिखा था? सही लिखा था। पर ये ही बात बिल्कुल पसंद नहीं आई अंग्रेजों की, और वो साइलेंट करना चाहते थे वर्नाकुलर प्रेस को। चुप रहो, तुम कुछ भी हमारे खिलाफ नहीं लड़ो, नहीं लिखो, है ना। तो जो गवर्नमेंट थी वो ट्राई कर रही थी टू साइलेंस अपोजिशन बाय एनेक्टिंग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही थी कि वो प्रेस को साइलेंट कर दे, वर्नाकुलर प्रेस को साइलेंट कर दे, इसलिए वो एक्ट ले आई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब लेके आई? 1878 में। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट भी आया। आर्म्स एक्ट क्या कहता था? कि कोई भी भारतीय कोई भी वेपन्स अपने साथ नहीं रख सकता, ना ही चाकू, ना ही तलवार, ना ही पिस्टल। भारतीयों के हाथों में कोई भी आर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी वेपन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ऐसे नियम बना दिए कि चाह कर भी कोई भारतीय प्रेस, कोई इंडियन प्रेस अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना लिख पाए। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसे कॉमनली गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। गैगिंग एक्ट भी किसको कहते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इसने वर्नाकुलर प्रेस की फ्रीडम को पूरी तरह क्रश करके रख दिया, पूरी तरह दबाकर रख दिया, है ना, तोड़ मरोड़ दिया। वर्नाकुलर प्रेस अब अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकती थी। ये जो एक्ट था ये कहता था कि भाई आप कुछ भी ऐसा ना लिखें, कुछ भी ऐसा ना लिखें जिससे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोग कुछ सोचें। ठीक है, खिलाफ नहीं सोचना चाहिए। तो ये जो अधिनियम था, ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था, ये जो एक्ट था, उसके अनुसार जितने भी संपादक थे, जितने भी पब्लिशर थे, उन्हें कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं करना चाहिए था। कुछ जितने भी एडिटर्स थे, जितने भी पब्लिशर्स थे,
जितने भी एडिटर्स थे उन्हें कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं करना चाहिए जो क्या क्रिएट करे, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करे, डिसअफेक्शन क्रिएट करे। तो इस अधिनियम के अनुसार संपादकों को कुछ ऐसा भी प्रकाशित नहीं करना था जिससे सरकार के खिलाफ असंतोष और ज़्यादा भड़के, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट थी उसके पास ये पूरी पावर थी कि वो हर उस प्रिंटिंग प्रेस की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर ले, जब्त कर ले, जो अनडिजायरेबल मैटर को पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिटर्स या पब्लिशर एक ही व्यक्ति होता है जो एक ऐसे मटेरियल को पब्लिश करे जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। अगर आपने ऐसा कोई मटेरियल पब्लिश कर दिया तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी तो नहीं रहेगी, वो कन्फिस्केट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। कौन जब्त कर देगा? अंग्रेजी सरकार। क्यों जब्त करेगा? क्योंकि तुमने अनडिजायरेबल मैटर लिखा है। भले ही ये मैटर कितना भी डिजायरेबल था, पर अंग्रेज इसको क्या कहते हैं? ये अनडिजायरेबल है। बहुत सारे एडिटर्स जो इस एक्ट का अपोज कर रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब बात करेंगे हम इंडियंस आर्म्स एक्ट की। तो जो इंडियंस आर्म्स एक्ट था वो भी 1878 में आया। किसके साथ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ। इसने कह दिया कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा अगर कोई भी इंडियन बिना लाइसेंस के अपने पास कोई भी आर्म्स को रखेगा, भले वो नाइफ हो, भले ही वो तलवार हो, भले ही वो पिस्टल हो, कुछ भी आपको नहीं रखना। अगर आपको रखना है तो पहले आप लाइसेंस लो। सुरेंद्र नाथ बनर्जिया का जो रिएक्शन था इस एक्ट के अगेंस्ट वो ये था, इम्पोज्ड ऑन अस अ बैच ऑफ रेशियल इंफीरियरिटी। ये एक और बैच था जो अंग्रेजों ने हमें दिया कि भाई तुम इंफीरियर हो, इसका एक और बैच ये लो, रख लो, क्योंकि तुम अपने साथ कोई भी आर्म को पजेस नहीं कर सकते हो। अंग्रेज चाहे तो वो कितना भी आर्म अपने साथ रखे, कितना भी वेपन अपने साथ रखे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप इंडियंस किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि आप अपने साथ कोई भी वेपन्स को रख सकें। ठीक है, कोई भी आर्म्स को अपने साथ रख सकें, कोई भी हथियार अपने साथ रख सकें। ठीक है, तो जो इंडियन आर्म्स एक्ट था कब आया? 1878 में। उसने क्या बना दिया? इस चीज़ को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया कि अगर कोई इंडियंस अपने साथ आर्म्स रखेगा बिना लाइसेंस के तो ये क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है। सुरेंद्र नाथ बनर्जिया का रिएक्शन इस एक्ट के ऊपर ये था कि ये एक और बैच हमें दे दिया है। किसने? ब्रिटिशर्स ने। किसका? रेशियल इंफीरियरिटी का, कि भाई हम आर्म्स नहीं रख सकते पर ब्रिटिशर्स तो रख सकते हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू द ब्रिटिशर्स। अब हम पढ़ेंगे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को। तो जो लॉर्ड रिपन थे जिन्होंने लिटियन के बाद कार्यभार संभाला, लिटियन के बाद जो वायसरॉय बने, उन्होंने इंडियंस के ग्रीवियांसेस को कम करने के लिए एक काम किया। वो काम था कि उन्होंने भारतीय जजेस को ये पावर दे दी कि वो अंग्रेजों का भी ट्रायल ले पाए। ठीक है, पर इनका जो अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर इनका जो अटेम्प्ट था वो मार्ड था, और उसको मार्ड किसने किया? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, बट इस अटेम्प्ट वर मार्क्ड बाय ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा कि ये इंडियन जज, क्या उनके पास इतना दिमाग है कि ये हमारा ट्रायल ले पाए? बिल्कुल नहीं। हम अपना ट्रायल कभी भी ब्रिटिश जज से तो नहीं ही करवाएंगे। तो इल्बर्ट बिल लेके आने वाले थे लॉर्ड रिपन, जिन्होंने सक्सीड किया था किसको? लॉर्ड लिटियन को। वो चाहते थे कि असंतोष कम हो जाए अंग्रेज़ों के बीच में। उन्होंने इसलिए बहुत बड़ा कदम उठाया कि अब अंग्रेज़ों का भी ट्रायल ब्रिटिश जज ले पाएंगे। पर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इसको माना नहीं और कंट्रोवर्सी कर दी इल्बर्ट बिल के ऊपर, क्योंकि उस टाइम में कोई भी यूरोपियंस अपने आप को इंडियन जजेस से, इंडियन मैजिस्ट्रेट से ट्राई नहीं करवाना चाहता था। वो चाहता था हमारा ट्रायल कौन ही करे? सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन जज। एट द टाइम नो यूरोपियन कुड बी ट्राइड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एक्सेप्ट बाय यूरोपियन जज और मैजिस्ट्रेट। जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने कहा कि ये तो गलत है भाई, ऐसा क्यों? इंडियन जजेस क्यों यूरोपियंस का ट्रायल नहीं ले सकते? अकॉर्डिंगली अ बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1883 में एक बिल लेके आया जिसका नाम था इल्बर्ट द लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी उसने बहुत एगिटेशन किया अगेंस्ट दिस मेजर कि नहीं भैया, कोई इंडियन जज हमारा तो ट्रायल नहीं लेगा, हमें नहीं पसंद है। तो जो गवर्नमेंट थी अल्टीमेटली उसने इस बिल को विड्रू किया और एक कॉम्प्रोमाइज़ नेगोशिएट हुआ कि भैया जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे या जजेस होंगे उन्हें इतनी पावर है कि वो यूरोपियन अफेंडर्स को ट्राई कर सकें, पर किस कंडीशन पे? जब जो एक्यूज हो उसके पास बेनिफिट हो कि उसका ट्रायल ज्यूरी ले, है ना। ज्यूरी में क्या होती है? नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं।
ठीक है, एक व्यक्ति अकेला नहीं होता। ज्यूरी क्या होती है? अ बॉडी ऑफ पीपल हु डिसाइड वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। इसमें 2, 4, 5 लोग होते हैं, हमेशा ऑड नंबर में लोग होते हैं, तो 3 होते हैं या 5 होते हैं। और इस ज्यूरी के हाफ जो मेंबर होंगे वो यूरोपियंस होंगे और अमेरिकन्स होंगे, ठीक है। All the above measure demonstrated that British considered themselves to be racial superior। और जितने भी मेजर्स अभी तक हमने पढ़े, इससे हमें ये पता चला कि अंग्रेज अपने आप को बहुत ही महान, बहुत ही सुपीरियर समझते थे और हमें बहुत निम्न दर्जे का समझते थे। So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 3 with precursor or forerunners of Indian National Congress.